नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका दुबे, एडवांस सर्जिकल लेप्रोस्कोपिस्ट ऑन एंड मैटरनिटी सेंटर सिवान से। आज मैं एक बार फिर एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में, जो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस हैं जो सबके मन में होते हैं। उन्हीं सब क्वेश्चन का मैं समाधान करने के लिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक आज मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के बताती हूँ। पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल पीरियड क्या होता है। नॉर्मल पीरियड जो होता है ये आपका 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में अगर किसी भी औरत या लड़की का पीरियड आ रहा है तो वो नॉर्मल होता है। अगर आपका पीरियड 21 दिन से पहले आए, 35 दिन के बाद आए, आपकी जो नॉर्मल ब्लीडिंग की ड्यूरेशन होती है 1 दिन से लेकर 7 दिन तक, अगर आपका पीरियड 7 दिन से ज़्यादा दिन तक रहता है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो ये सब एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं। इन सब को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे तो सबसे कॉमन कारण है कि मानिए किसी लड़की की नई शादी हुई, वो ससुराल गई, शादी के कुछ ही दिन बाद जब घर वाले लेकर आते हैं कि मैडम इनका पीरियड ऐसे इरेगुलर हो गया, लोगों की इधर में धारणाएँ ये होती हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसको शादी के पहले से थी। जो इंडियन वुमेन्स और इंडियन फैमिली में ये लोग इस शिकायत को लेकर आते हैं। पेशेंट से जब बात की जाती है, पूछा जाता है, तो पेशेंट ये बोलता है कि मैडम ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, आज ये पहली बार हुई है। तो इसमें एक बहुत ही कॉमन कारण आता है कि स्ट्रेस, जो हमें दिखता नहीं है बट इसका असर हमारे बॉडी पे बहुत होता है। तो उसमें ये होता है कि स्ट्रेस की वजह से लड़की नई जगह आई है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, बहुत सारी नई नई चीज़ें दिमाग में उथल पुथल रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है और उसका पीरियड डिले हो सकता है। जो कि पहली बार हुआ है तो वो ठीक भी हो जाएगा। दूसरी बात, जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत कूदते हैं, फांदते हैं, दौड़ते हैं, उनके में भी कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये तो रही एक नॉर्मल बात। सेकंड, जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है वो आपकी प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी ऐसे होती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हुए, आपको पता नहीं चला, किसी कारणवश वो मिसकैरेज हो गया और वही प्रेगनेंसी फिर आपके डेट पे कभी स्पॉटिंग लेकर आती है या फिर बीच में भी आपको कभी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ब्लीडिंग आ जाती है। आप ये समझते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट आपका मिसकैरेज भी किसी वजह से, वो जो इम्प्लांटेशन हुआ वो उतनी अच्छी तरह से आपकी यूट्रस में नहीं गर्भ ठहर पाया और आपको मिसकैरेज हो सकती है। तो मिसकैरेज के बाद आपको इसी तरह की इर्रेगुलर ब्लीडिंग आती है, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ अगर एक अलग तरह की प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो आपकी गर्भ से बाहर आपके ट्यूब में, ओवरी में, कहीं भी गर्भ के अलावा ठहरती है, तो वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक होती है, जिसको हम लोग अच्छी प्रेगनेंसी या नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं मानते, जो कि थोड़ा शुरुआत के दिनों में डायग्नोस करना भी डिफ़िकल्ट होता है। बट उसके कारण भी कभी कभी होता है कि आपके वजाइना से डिस्चार्ज होगा या हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होगी, पेट दर्द कभी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब भी कारण आपके इरेगुलर ब्लीडिंग का होता है। साथ साथ हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन कारण आपका थायराइड डिजीज़ है। अगर TSH आपका बढ़ गया है तो जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कारण है हमारे इंडिया में। ये आयोडीन डिफिशिएंसी के कारण भी होता है, तो इसके कारण भी आपकी पीरियड्स गड़बड़ हो सकती है। तो थायराइड का बढ़ना और घटना, मतलब TSH का बढ़ना या घटना, दोनों ही आपके पीरियड को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा कारण हुए कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग और मदर हैं और आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर में बहुत बार होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स उनमें अधिक होता है, जिसकी वजह से पीरियड आपका मिस करेगा और आपको उसमें पीरियड नहीं आएंगे। फिर कभी अचानक से आ भी सकता है, जिसमें कि आपके जो हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरिया भी बोलते हैं, और उस कंडीशन में आपको कभी कभार एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी रुकने के भी चांसेस होते हैं। प्रोलैक्टिन, कभी कभी आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं है, नर्सिंग मदर नहीं है, उसके बावजूद भी कभी कभी प्रोलैक्टिन अनमैरिड गर्ल्स में भी आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बढ़ा रह सकता है, जिसको हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया बोलते हैं, जो आपके पीरियड को 2 महीने 3 महीने भी डिले कर देता है और आपको मिस पीरियड की परेशानी होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण जो आजकल दिख रहा है वो है PCOS, जिसके बारे में अभी तो कम में बात करना पॉसिबल नहीं है, बट ये भी एक हार्मोनल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाली डिजीज़ है, जिसमें प्रोलैक्टिन, थायराइड इसमें हो सकते हैं। साथ साथ और भी बहुत सारे हार्मोनल
प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपके ओव्यूलेशन और ओवरी में अंडे को और ओव्यूलेशन को ही प्रभावित करते हैं, जिससे कि आपका पीरियड रेगुलर मंथली नहीं आकर कभी 2 महीने आएगा, 3 महीने, इवन कि 6 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। इर्रेगुलर पीरियड होने का और भी एक कारण है आपका फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड जो होता है, जिसको कि हम लोग बच्चेदानी में गांठ या रसौली भी बोलते हैं, आपके बच्चेदानी के अंदर के लेयर में, बाहर की तरफ या बीच वाले लेयर में भी कहीं भी वो गांठ हो सकता है। अंदर में जो गांठ होता है वो मोस्टली ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करता है जब वो कैविटी की तरफ बढ़ता है, उसमें ही ज़्यादातर आपको इर्रेगुलर ब्लीडिंग या एक्सेसिव ब्लीडिंग दोनों के चांसेस होते हैं कि समय पे आपको ब्लीडिंग नहीं आएगी। और यूट्रस जो होता है, अगर कभी कभी यूट्रस की दीवार अपने आप में अंदर में मोटी हो जाती है, और जब उस तरह की दीवार मोटी हो जाए तो वो गांठ की तरह का रूप ले लेती है। तो यूट्रस हमारे बच्चेदानी की एक टेंडेंसी होती है कि वो बच्चेदानी आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करके उस चीज़ को बाहर की तरफ फेंकना चाहेगा, जिसमें कि आपको ब्लीडिंग होती है, और वो फिर आपको वजाइना, आपकी योनि के थ्रू पीरियड के रूप में, इर्रेगुलर रूप में भी दिख सकता है। इसके अलावा एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ये दोनों भी बहुत बड़े कारण हैं। एडिनोमायोसिस में होता है कि जब आपका मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम की तरह, जब आपका एंडोमेट्रियम जो है मायोमेट्रियम अंदर की तरफ बढ़ने लगता है तो एडिनोमायोसिस बोलते हैं। इसमें भी ब्लीडिंग आपकी इर्रेगुलर पेनफुल ब्लीडिंग भी हो सकती है, टाइम से इधर उधर भी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस भी इसका एक कारण होता है। साथ साथ और भी सबसे मोस्ट कॉमन कारण जो होते हैं, जैसे सर्विक्स जो है बच्चेदानी के मुंह को बोलते हैं। अगर बच्चेदानी के मुंह पे किसी तरह का गांठ, पॉलिप या आपको घाव हो गया है, वो कभी कभी बीच बीच में, महीने के बीच में आपको स्पॉटिंग करा सकता है, कभी कभी हेवी ब्लीडिंग भी होती है। और इसके अलावा और होता है कि जो महिलाएं ओसीपीज लेती हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, अगर वो कभी कभी पीरियड गोली लेना भूल जाती हैं, मिस कर जाती हैं, तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। और कभी कभी होता है कि लॉन्ग टर्म तक जो माताएं जो कि नहीं चाहती कि मुझे ट्यूबेक्टमी या बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कराना हो, तो वो लंबे समय तक ओसीपीज पर निर्भर करती हैं और उसको लेती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो उसमें एंडोमेट्रियम जो अंदर की दीवार होती है वो बहुत पतली हो जाती है, और वो बीच बीच में कभी कभी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग आपको करा सकती है, जो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग के रूप में मिलेगा, जो कि इर्रेगुलर ब्लीडिंग का एक कारण होता है। इसके अलावा सबसे लास्ट में हम लोग बोलते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग भी एक चीज़ें होती हैं, जो ऐसे जो मेंस्ट्रुएशन या इर्रेगुलर ब्लीडिंग में उसको बहुत कॉमन ये नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ है कि माहवारी बंद होने के बाद 1 साल 2 साल के बाद कभी कभी लेडीज़ को हल्की ब्लीडिंग या महीने में 1 बार या 2 बार या 3 बार ब्लीडिंग आ जाती है। तो उसमें जो होता है कि मेनली वो आपकी नीचे की जो लेयर है वो उसकी एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, एंडोमेट्रियम और वजाइना ये सब ड्राई होता है, तो वहाँ पे एस्ट्रोजन की कमी की वजह से आपको ब्लीडिंग होती है, जो कि फिर उसके जो कारण है। साथ साथ पोस्ट मेनोपॉजल में कभी कभी सर्वाइकल कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं, जो कि आपके सिम्टम्स और लक्षण से पकड़ में आएंगे। फिर इसको डायग्नोस करके और उसको क्लियर करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आते हैं हम लोग इसको कि इसको कैसे डायग्नोस करेंगे। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले होता है कि हमें कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ब्लीडिंग 21 दिन से कम पे आ रही है, मतलब महीने में 2 बार आ जा रही है, जिसको पॉलीमेनोरेजिया भी कहते हैं। अगर आपकी ब्लीडिंग 35 दिन से ज़्यादा दिनों पे आ रही है तो भी आपको मिलना है। ऑलिगोमेनोरिया हुआ कि जब आपकी ब्लीडिंग चढ़ के आ रही है, 3-3 महीने 2-2 महीने पे आ रही है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। मेनोरेजिया एक टर्म होता है जहाँ पे आपको है कि हर 2-2 घंटे पे पैड चेंज करना पड़ रहा है, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, दिन भर में आप 8 से 10 पैड भी चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में होता है कि हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। डायग्नोसिस के लिए पहले तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, क्योंकि बहुत कंडीशंस में 2 महीने 1.5 महीने भी ब्लीडिंग आपकी नहीं आई, वो भी इर्रेगुलर है, जल्दी आया तो भी इर्रेगुलर है। तो अगर बढ़ के आ रही है तो आपको ये करना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे पहले कीजिए। अगर आपको इक्टोपिक प्रेगनेंसी है या आपका 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर मिसकैरेज हुआ है तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाएगा कि आपका मिसकैरेज की वजह से पॉजिटिव आया, ये आपको इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो दूसरा जो हम लोग बोलते हैं वो आपको यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में मोस्टली टीवीएस ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, जो आपके और भी अदर कॉजेज़ को, जैसे फाइब्रॉइड हो गए, पॉलिप हो गए, सर्वाइकल इरोजन है और एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, इन सब चीज़ों को भी वो
क्लियर कर पाएगा। तो अल्ट्रासाउंड टीवीएस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी इक्टोपिक प्रेगनेंसी और हर चीज़ों को बताएगा। अगर फिर भी आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी या अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया, उसमें कोई और परेशानी नहीं है, तो आपको बीटा एचसीजी एक बार करना चाहिए अगर यूपीटी पॉजिटिव है तो, क्योंकि वो ये बताएगा कि आप नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर आपकी इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और मोस्टली हमको है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है बीटा एचसीजी से। अगर वो पता चला तो अगर वो इनिशियल स्टेज है और मेडिकली वो ट्रीट हो सकता है तो हमें उसका मेडिकल मैनेजमेंट करना चाहिए, और नहीं अर्ली डायग्नोस हो गया और वो पॉसिबल नहीं है तो हमें उसको दूरबीन विधि द्वारा या पेट खोलकर सर्जिकल मैनेजमेंट इक्टोपिक प्रेगनेंसी का करना चाहिए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग टीएसएच करेंगे, और टीएसएच अगर बढ़ा हुआ आया और उसमें कोई गड़बड़ी आई, चाहे हाइपर है या हाइपो है, तो फिर उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोलैक्टिन का टेस्ट करना चाहिए। अगर आपको प्रोलैक्टिन बढ़ा आ रहा है तो वो आपकी एक इरेगुलर ब्लीडिंग का कारण हो सकता है। साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियोसिस होती है, वो बहुत ही रेयरली पहले इनिशियल स्टेज में अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि वो डायग्नोस करना 5% केसेस में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम आपके यूट्रस के अलावा आपकी ओवरी, आपकी ट्यूब, आपके पेरिटोनियम, आपके लंग्स, ब्रेन तक, इवन कि ब्रेन तक जा सकता है। तो उसके लिए एमआरआई करना बहुत ज़रूरी होता है, और एमआरआई के थ्रू ही हम लोग वैसे एंडोमेट्रियोसिस को पता कर सकते हैं। अगर एंडोमेट्रियोसिस पता चला तो फिर उसके डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होती है उस पर हम लोग ट्रीट करेंगे। अगर आपको हुआ कि अगर गांठ आपको आई, अगर आपकी एज 35 ईयर्स से कम है, जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बच्चे यूट्रस निकालने की बात नहीं करते हैं, मायोमा उसको मायोमेक्टमी करते हैं। आपकी एक मायोमा है तो हम लोग मोस्टली पेशेंट को राय देते हैं कि आप मायोमेक्टमी करा लीजिए। वो मायोमेक्टमी आपका दूरबीन विधि से भी हो सकता है, ओपन करके भी हो सकता है। इसके अलावा जो है, अगर एंडोमेट्रियोसिस है, आपको एडिनोमायोसिस है, तो पहले हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट मतलब टैबलेट देकर आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ठीक हो जाता है, लेकिन जहाँ पे टैबलेट हमारा फेल होता है, मेडिकल मैनेजमेंट फेल होता है, वहाँ सर्जरी की बात आती है। और सर्जिकल मैनेजमेंट आपके पर्सनल प्रिवेलेंस पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे, आपकी एज पे, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपका डिसाइड करता है कि आपकी कौन सी सर्जरी करनी है। पॉलिप है, सर्वाइकल इरोजन है, या सर्विक्स पे कोई घाव है, तो पॉलिप अगर है तो हम लोग डीएनसी करके या हिस्टोस्कोपी से भी उस पॉलिप को रिमूव कर सकते हैं, जिसमें कोई परेशानी नहीं होती है। साथ ही साथ सर्वाइकल इरोजन है या कुछ और भी घाव है, गांठ है, तो उसको हम लोग पैप्समियर करके, जो आजकल एलबीसी के थ्रू हम लोग करते हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, उसके थ्रू पहले पता कर लेना है कि कोई कहीं वो जो वहाँ के सेल्स हैं वो कोई एबनॉर्मल सेल्स तो ग्रो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपकी कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं वहाँ ग्रो हो रही है। अगर वो नॉर्मल है तो फिर हम लोग उसको सिकाई के थ्रू या उसको मेडिकल मैनेजमेंट से भी ठीक करते हैं। और अगर वो कोई तरह का मैलिग्नेंट या कोई मैलिग्नेंट सेल्स वहाँ पे आए पैप्समियर में, तो हम लोग उसको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास या जहाँ आपका उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो वहाँ भेजते हैं। इसके अलावा जो होता है कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपको फाइब्रॉयड है, मायोमा है और एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, कोई भी और कारण है जो आपके इरेगुलर ब्लीडिंग या एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण है, तो उस जगह पे हम लोग आपको राय देते हैं कि अगर मेडिकल मैनेजमेंट से कुछ दिन में आपको ठीक नहीं हो रहा है तो आप हिस्टेक्टमी करा लें, मतलब कि बच्चेदानी अपनी निकलवा लें, जिससे कि आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं, और उसके बाद वो बच्चेदानी को हिस्टोपैथ के लिए भेजिए। इसके अलावा है कि कभी कभी हम लोग दवा, पेशेंट जहाँ रेडी नहीं होते हैं कि मुझे नहीं अभी हिस्टेक्टमी नहीं कराना, आप मेडिकल दवा ही हमारी चलाइए, तो हम लोग फाइब्रॉयड के लिए भी दवा चलाते हैं या फिर एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी। लेकिन ये दवाइयाँ आपकी थोड़ी कॉस्टली होती हैं, लंबे समय तक भी चल सकती हैं, चलाना पड़ता है। बीच बीच में आपका लिवर और किडनी का जांच भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पर इनका इफ़ेक्ट बढ़ सकता है, साइड इफ़ेक्ट। और बहुत सारे केसेस में होता है कि ये ठीक हो जाएंगे, बट फिर भी ये आगे फ्यूचर में हो सकते हैं, ये हम लोग बताकर ही ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि आपको कभी आगे फिर इसकी परेशानी ना हो। 2-3 बातें और भी हैं कि जैसे पेनफुल ब्लीडिंग होती है, जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये डिस्मेनोरिया भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये इसका कारण आपका एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस दोनों भी हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बट आज भी हमारे घरों में पुरानी धारणाएँ बनी हुई हैं कि हमारी दादी नानी बोलती हैं कि आप दवा नहीं खाओ,
ज़्यादा दवाई खाओगे तो बच्चेदानी को इफ़ेक्ट करेगा, आगे बच्चा होने में दिक्कत होगा, आपका बच्चेदानी में गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं है। अगर आपको पेन है तो दादी नानी की बातों को न सुने, अपनी मम्मी पापा कहें और उनसे कहकर अपने गार्जियन से, डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आपका ये पेनफुल डिस्मेनोरिया ख़त्म हो सकता है, इसका भी इलाज है और ये ठीक हो सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा इरेगुलर पीरियड पर बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सारे लगभग डाउट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई मेरा डाउट्स रह गया हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे और उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल सके। नमस्कार।